बिहार की राजनीति में गर्माहट शुरू हो गई है। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं कि मतदाता सूची को वो पूरी तरह से बदलने की कोशिश में लगा हुआ है और मतदाता सूची को तैयार करने का, यानी जितने फॉर्म उसने नई मतदाता सूची को तैयार करने के लिए मंगाए हैं, लगभग वो उसके पास पूरे पहुंच चुके हैं। और दूसरी ओर बिहार की राज्य सरकार, एनडीए सरकार, कानून व्यवस्था को लेकर जबरदस्त गिरी हुई है। पिछले 50 दिन में पिछले 2 हफ्ते में 50 से ज्यादा लोगों की वहां पर जान ले ली गई है और वहां कानून व्यवस्था पर सरकार बुरी तरीके से घिरी नजर आ रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मोतिहारी में एक रैली में जा रहे हैं, रोड शो वहां पर कर रहे हैं और इस समय वो रोड शो उनका चल रहा है, वहां पर चुनावी रैली कर रहे हैं। और दूसरी ओर यहाँ विपक्षी नेताओं के यहाँ ईडी यानी जो प्रवर्तन निदेशालय है उसकी छापेमारी हो रही है, उसकी कार्रवाई हो रही है और वो चार्जशीट अपनी दायर कर रही है। चुनाव आयोग सक्रिय है बिहार में और ईडी सक्रिय है विपक्षी नेताओं के यहाँ। आज ताज़ा तरीन खबर ये है कि सुबह सुबह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल के यहाँ ईडी की छापेमारी हुई। इस मामले में पहले भी छापेमारी हो चुकी है और उनके आज जो भूपेश बघेल ने खुद ट्वीट कर ये बताया है कि आज विधानसभा का सत्र है, सत्र का आखिरी दिन है, जिसमें उनका एक सवाल लगा हुआ था, बेहद महत्वपूर्ण सवाल लगा हुआ था, जिसमें वो सवाल पूछ रहे थे कि जो तमाम ज़मीनें, हज़ारों पेड़ काटे जा रहे हैं अडानी को ज़मीन देने के लिए, वो क्यों दिया जा रहा है, उसी पर उनको सवाल पूछना था। चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन पहले बात करते हैं बिहार की कि इस समय क्या हो रहा है। चुनाव आयोग अपनी तरफ, जो चुनाव आयोग की खबरें आ रही हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। इन सारी खबरों के बीच बिहार की कानून व्यवस्था किस तरीके से सवालों के घेरे में है, लेकिन नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इतने दिनों में कोई बयान नहीं आया है कानून व्यवस्था को लेकर। पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रैली में वो शामिल हो रहे हैं। उस रैली की भी हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन इन सब के बीच ये चुनावी रैली किस तरीके से है, इस पर एक तंज कसा है आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव ने। उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से, चाहे कोई घटना हो रही हो, कानून व्यवस्था का सवाल हो, चाहे यहाँ पहलगाम की इतनी बड़ी घटना हुई हो, लेकिन चुनावी कार्यक्रम निरस्त नहीं हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। लालू यादव का जो ट्वीट है वो लिख रहे हैं कि झूठ बोलने आज बिहार आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्या आप झूठ सुनना पसंद करेंगे। और एक जो उन्होंने पोस्टर उसमें एक टैग किया है, गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु को जमीन की ओर खींचता है, चुनावाकर्षण बल व्यक्ति को बिहार की ओर खींचता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक उन्होंने एक तस्वीर लगाई हुई है। ये बहुत, जिस तरीके से लालू यादव के अक्सर भाषण होते हैं, बयान होते हैं, उसी तरीके के उनके ट्वीट्स भी अक्सर आते रहते हैं और ये बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। इस सोशल मीडिया पे काफ़ी ये वायरल हो रहा है उनका ये ट्वीट, अमलेंदु जी। और कुछ भी हुआ हो, पहलगाम की घटना के बाद भी प्रधानमंत्री बिहार जाना नहीं भूले और अब जबकि पिछले 2 हफ्ते से लगातार आए दिन, कल तो 24 घंटे के भीतर 3-3 मर्डर हुए वहां पर। पटना, राजधानी पटना के भीतर सुबह इतनी बड़ी घटना होती है, फिर शाम को खगड़िया में घटना होती है, लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई बयान तो नहीं आता, लेकिन प्रधानमंत्री की रैली में आज वो भी साथ दिखाई पड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री का भी बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर अब तक कोई ट्वीट नहीं आया था, लेकिन आज अब वहाँ कानून व्यवस्था को लेकर कोई बात करते हैं या नहीं करते हैं, उस पर रहेंगी हमारी निगाहें, नज़र है। जब उनका भाषण होगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन रैली, चुनावी रैली के कार्यक्रम कहीं से भी प्रभावित नहीं हो रहे हैं और पिछले कई दिनों में लगातार प्रधानमंत्री के ये दौरे बिहार की ओर हो रहे हैं। और कुछ लोग आज सोशल मीडिया में कुछ साल पुराना जो एक ट्वीट कर रहे हैं, 10 साल पुराना चुनाव के समय का ही, कि बिहार को कितने रुपए दे दिए जाएं, उसकी भी काफ़ी चर्चा हो रही है अमलेंदु जी। इन सब के बीच बिहार में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो चुनावी यात्रा है,
चुनावी कार्यक्रम है, इसको किस तरीके से देखा जा रहा है? देखिए समीर जी, एक तो इसको शुद्ध तौर पे चुनावी यात्रा बताया जा रहा है प्रधानमंत्री की इस यात्रा को, और है भी चुनावी यात्रा। हालांकि बीजेपी का दावा है कि भाई विकास की काम करने के लिए मोदी जा रहे हैं और अरबों रुपए की सौगात जो है वो बिहार को देंगे। अब ये सौगात कहाँ से मोदी जी अपने घर से लेके आए हैं, बड़नगर से, ये तो पता नहीं, लेकिन ये अगर सरकार की योजना है तो ये सरकार की फिर सौगात होगी, जो मोदी जी की सौगात तो नहीं हो सकती अगर है। और जो पहले वायदे किए थे उनमें से कितने एग्जीक्यूट हो गए, जो आपने बजट में घोषणाएं की थी उनमें से कितनी अब तक दी जा चुकी हैं, इसको लेकर सवाल उठाएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो यही उठा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जा रहे हैं तो दरभंगा का एम्स बन गया कि नहीं बन गया, जिसका उन्होंने बताया था कि उद्घाटन कर चुके हैं नरेंद्र मोदी। जी हाँ, उसकी तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी। अब वो मोतिहारी की जो चीनी मिल है उसको लेकर बड़े सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने भी सवाल किया कि मोदी जी जो उसकी चीनी मिल का जो है वो चाय पियेंगे कि नहीं पियेंगे, मोतिहारी में जो चीनी मिल बनी है उसकी चाय पियेंगे कि नहीं। जी, देखते हैं तेजस्वी यादव का वो ट्वीट, और उसमें लिख रहे हैं कि जो चीनी मिल का उद्घाटन उन्होंने किया था, घोषणा की थी, उससे जो चीनी बन रही है उनकी चाय में वो चीनी होगी या नहीं। और लिखा है तेजस्वी यादव ने कि प्रधानमंत्री जी वादानुसार बिहार में एक चीनी मिल तक नहीं खुलवा सके, बाकी उद्योगों की तो अपेक्षा ही बेकार है। सब कुछ तो प्रधानमंत्री जी गुजरात ले गए, बिहार को तो सिर्फ जुमले देने आते हैं। और एक बढ़िया उसमें कप बनाया गया है, बंद है चीनी मिल, मोदी जी मोतिहारी की चाय अब भी ठीक ही है। तो ये बहुत एक कह लीजिए कि बिल्कुल रचनात्मक तरीके से ट्वीट्स लालू यादव के भी दिख रहे हैं और तेजस्वी यादव के भी। हाँ बिल्कुल, और जबरदस्त तरीके से सवाल पूछा जा रहा है, विपक्ष सवाल पूछा है, मीडिया की तो हिम्मत नहीं है सवाल पूछने की। जी, जो कि तेजस्वी यादव कह ही चुके हैं मीडिया के विषय में, तो उस पर तो हम बात नहीं करते, जो मीडिया का काम है करने का वो क्यों नहीं कर रहा, तो अलग चर्चा हो जाएगी। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल पूछा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार पहुंचे हैं तो उनसे बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जंगल राज में राजा आ गया है, तो बताए राजा कि जंगल में किसका कानून चल रहा है, जंगल का कानून चल रहा है, किसका कानून चल रहा है, बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस कानून व्यवस्था को लेकर क्या है। दूसरे जो विकास के दावे और वादे किए गए थे उनका क्या हुआ, जो आप स्पेशल पैकेज की बात थी वो क्या हुई। नीतीश कुमार तो भूल ही चुके हैं उस स्पेशल पैकेज की बात को, तो खैर जी, लेकिन अगर नीतीश कुमार भूल चुके हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अब तक वायदे किए थे वो वायदे कहाँ तक पहुंचे और उनमें से कितनों पर काम हुआ, इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है समीर जी। और बिहार में ये जो ट्वीट्स है लालू यादव के और तेजस्वी यादव के, हमने आपको दिखाए, और आरजेडी ऑफिस के बाहर भी एक कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर, राज्य सरकार के काम को लेकर। एनडीए सरकार जिस तरीके से तमाम मुद्दों पर घिरी हुई है, उन पोस्टर्स को भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वहां पर सरकार को लेकर विपक्ष हमलावर है। आरजेडी के दफ्तर के बाहर ये सारे हैं, और उन जो पोस्टर्स लगे हुए हैं उसमें एक और पोस्टर बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है अमलेदु जी, जो जेडीयू नेता लल्लन सिंह की एक पार्टी दावत उन्होंने दी थी, वो भी काफी चर्चा में। हाँ, उस दावत का भी पोस्टर जो है उसमें उस पोस्टर में जिक्र है, जिस पोस्टर की आप बात कर रहे हैं वो हम लोग दिखवाएंगे भी। वो पोस्टर बहुत बढ़िया है, और आरजेडी के दफ्तर के बाहर वो पोस्टर लगा हुआ है, उसमें ललन सिंह की पार्टी का भी जिक्र है। हाँ कि ललन सिंह अब कह रहे, पहले तो बता रहे थे कि जिसको जो खाना है वो खाए, मटन खाना है खाए। ये देखिए ये पोस्टर है, हाँ, ये तस्वीरें हैं कि बिहार में काबा, अपराधियों का राजबा, फिल्मी अंदाज में अस्पताल में गोलियों की बौछार बा, सावन में सत्ता पक्ष का मटन भोज का बहार बा। तो ये यही पार्टी है ललन सिंह की, शायद जिसका वहां पर कई इस तरह के पोस्टर्स लगे। जी हाँ यही कई तरीके के पोस्टर लगे हुए हैं कि बिहार में काबा, तो बिहार में काबा जो है वो सावन में ललन सिंह का मटन का बहार हुआ, तो ये है। तो अब ये पोस्टर इस तरीके लगे हुए हैं। तो सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा जा रहा है कि अब आप जब बिहार में आए हैं तो आप इस पर कोई ज्ञान देंगे कि नहीं देंगे कि सावन में मटन खाया जा रहा है, तो इस पर कोई बात आप करेंगे कि नहीं करेंगे। पहले तो आप बड़ा बता रहे थे कि सावन में मछली लोग खाते हैं, बहुत ज्ञान दे रहे थे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री से पूछा जा रहा है कि सावन में मटन खाने पर आप कोई ज्ञान देंगे कि नहीं देंगे। बहरहाल वो सब ध्यान भटकाने की एक चीजें हैं समीर जी। प्रधानमंत्री भी इसमें काफी निपुण है और बीजेपी भी इसमें काफी निपुण है, लेकिन प्रियंका गांधी ने जो बिहार में SIR चल रहा है, विशेष गहन पुनरीक्षण, उसको लेकर बहुत
गंभीर सवाल उठाए हैं और उन्होंने एक ट्वीट किया है, उसको हम लोग देख सकते हैं। जी बिल्कुल, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और उसको लेकर कई सवाल उठाए हैं। और इधर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज यात्रा है मोतिहारी में, बिहार के मोतिहारी में उनका जो कार्यक्रम है, उसको लेकर पप्पू यादव ने भी सवाल उठाए हैं। और प्रियंका गांधी का जो ट्वीट है आप देख सकते हैं कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर जो कुछ हो रहा है उसे देखते हुए जनता पूछ रही है कि क्या बिहार में वोटबंदी लागू की जा रही है। मीडिया में छप रही खबरों के मुताबिक पूरी प्रक्रिया में भयंकर अनियमितताएं और फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। जनता में अफरा तफरी का माहौल है और चुनाव आयोग सारे सवालों पर मौन है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि चुनाव आयोग किसके लिए काम कर रहा है और उसका मकसद क्या है। याद रहे, पहले भी देश की जनता ने संविधान को कुचलने की हर कोशिश को नाकाम किया है और इस बार भी नाकाम करेगी। तो ये प्रियंका गांधी का ट्वीट, वहां जो चुनाव आयोग जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, यानी मतदाता सूची का जो गहन पुनरीक्षण हो रहा है, उस पर लगातार सवाल बने हुए हैं। तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं और वो बता रही हैं कि इस पुनरीक्षण में क्या किया जा रहा है, कैसे तमाम लाखों की संख्या में मतदाताओं को वहां की लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। और इस बीच में जो कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मोतिहारी में सभा हो रही है, चुनावी कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उसमें पहुंचे हुए हैं। एक बार देखते हैं कि पप्पू यादव ने, जो निर्दलीय सांसद है, हालांकि कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े हुए हैं लेकिन वहां पूर्णिया से वो निर्दलीय सांसद हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और मोतिहारी की चीनी मिल का जिक्र उन्होंने भी किया है। प्रधानमंत्री को उनके वादे याद दिलाए हैं और लिख रहे हैं पप्पू यादव की मोतिहारी में मोदी 11 साल बाद भी चीनी वाली चाय नहीं पी सकेंगे। 75 साल में रिटायर कर जाएंगे तो इस जन्म में मोतिहारी में मोदी चीनी वाली चाय नहीं पी पाएंगे। मोदी जी, जो आपकी डबल इंजन सरकार नहीं कर पाई वो कांग्रेस गठबंधन सरकार करेगी, आपको रिटायरमेंट के बाद चीनी वाली चाय पिलाएगी। तो खैर भैया, ये भी एक पप्पू यादव वादा कर रहे हैं कि गठबंधन की सरकार उनको चाय पिलाएगी। और ये भी 75 साल ये भी वादा कर रहे हैं 75 साल में मोदी जी रिटायर हो जाएंगे। यानी 17 सितंबर को मोदी जी रिटायर हो रहे हैं। इसको लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही है। बिल्कुल, अब चूंकि आरएसएस के प्रमुख ने ही कह दिया कि भाई मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो आप भी, उन्होंने कहा, नाम तो नहीं लिया, लेकिन सीधे तौर पर, क्योंकि 75 साल में और कौन बचा हुआ है, सरकारी नौकरी में तो 75 साल में रिटायरमेंट होता नहीं है। हाँ, बिल्कुल, और इस समय जो बड़े पदों पर यानी संवैधानिक पदों पर भी बने हुए लोग हैं, वो भी गवर्नर्स को भी रिटायर कर दिया गया, तो उसमें अब प्रधानमंत्री ही फिलहाल दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री दिखाई पड़ रहे हैं और सीधा सीधा समझ में यही आता है कि जो मोहन भागवत का जो इशारों में जो हमला था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ही था कि भाई आप जो है अब रिटायर हो जाइए, हम भी रिटायर हो रहे हैं। अब अगर 11 सितंबर से पहले समीर जी मोहन भागवत कह देते हैं कि हम तो रिटायर हो रहे हैं, तो मोदी जी पर एक बड़ा दबाव पड़ जाएगा। और इधर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष अभी तक नहीं चुना गया है। बताया जा रहा है कि आरएसएस मोदी जी के पसंद के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने को तैयार नहीं है जी। तो ये बड़ी अंदरूनी चर्चा चल रही है। लेकिन फिलहाल इस समय जो बिहार में चुनाव आयोग कर रहा है और बिहार में मोदी जी पहुंचे, इधर ईडी सक्रिय हो गई है। हाँ। इसको लेकर चर्चाएं गर्म है, प्रधानमंत्री मोदी रिटायर होंगे कि नहीं होंगे, या आरएसएस को ही धक्का बता देंगे। अब देखना ये कि आरएसएस और मोदी में तगड़ा कौन है। हाँ। कि आरएसएस मजबूत है कि मोदी जी मजबूत हो गए हैं। तो अगर अब ये इसकी परीक्षा भी जो समझ ली 18 सितंबर को होनी है, 17 सितंबर को होनी है। अगर मोदी जी 17 सितंबर को रिटायर नहीं होते हैं तो समझ लिया जाएगा कि आरएसएस जो है वो साष्टांग प्रणाम नरेंद्र मोदी के सामने कर चुका है। और अगर नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देते हैं और चले जाते हैं वानप्रस्थ आश्रम में और संन्यास ले लेते हैं राजनीति से, तो फिर ये समझा जाएगा कि आरएसएस ताकतवर है। तो आरएसएस की ताकत की भी परीक्षा जो है वो होनी है 17 सितंबर को, कि नरेंद्र मोदी को वो पेविलियन में भेज पाता है, मार्गदर्शन मंडल में, कि नहीं भेज पाता है। जी बिल्कुल। और इधर ये हम लोग जो ये तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री की मोतिहारी का, ये रोड शो है। रोड शो उनका हर कार्यक्रम का बहुत ही पसंदीदा एक कार्यक्रम होता है। जहां भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो चुनावी कार्यक्रम हो, चाहे चुनाव के बाद के कार्यक्रम हो। खैर, सुनते हैं एक बार, वहां पर मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद है। क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री इस समय? जो पटना में, राजधानी पटना में आरजेडी ऑफिस के बाहर जो तमाम रोचक पोस्टर्स और बैनर्स लगे हुए हैं वो हम देख ही रहे हैं। और बहुत ही एक व्यंग्यात्मक ट्वीट किया है पप्पू यादव ने भी, आरजेडी प्रमुख ने भी और तेजस्वी यादव ने भी, और इनमें उनको अपने वादों की याद दिलाई गई है। लेकिन अब उन वादों को या प्रधानमंत्री दोहराएंगे या नए वादे करेंगे, या फिर हो सकता है ये भी कहें कि वादे जो हमने किए थे नहीं पूरे कर पाए, अब उनको कर देंगे।
लेकिन इसकी संभावना कम दिख रही है कि पुराने वादों की याद दिलाएंगे वो। हाँ, इस पुराने वादों की याद दिलाएंगे, इसकी संभावनाएं काफी कम दिखाई दे रही हैं और नए वादे करेंगे। और प्रधानमंत्री वायदे करने में तो मशहूर है, मतलब अच्छे से आता है प्रधानमंत्री को, वायदा करना खूब अच्छे से आता है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है समीर जी। लेकिन प्रधानमंत्री के इस दौरे पर एक तरह से कहा जाए कि राहुल गांधी ने थोड़ा पानी फेरने की कोशिश की है। जी हाँ। और राहुल गांधी ने भी थोड़ी देर पहले जो अपना वो एक मासिक न्यूज लेटर जो वो जारी करते हैं उसको उन्होंने जारी किया है। उसमें बिहार में जो चल रहा है SIR, उसको लेकर उन्होंने जो है वो कई सवाल उठाए हैं। जी बिल्कुल, वो कांग्रेस पार्टी ने उसको ट्वीट भी किया है। एक बार हम देखते हैं कि क्या उसमें वो लिख रहे हैं। और लिखा है कि बिहार में SIR के जरिए चुनाव चोरी की कोशिशों के मद्देनजर नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी ने महागठबंधन के नेताओं के साथ लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लिया है। ओडिशा में संविधान बचाओ समावेश सभा में उनके संबोधन को सुने, जिसमें उन्होंने इस सच को उजागर किया है ओडिशा सरकार को अडानी और बड़े बड़े अरबपति चला रहे हैं। बढ़ते कर्ज और बिना किसी सहायता के महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्याओं जैसे गंभीर मुद्दों पर राहुल गांधी जी के विचार जाने। और तो वही उन्होंने न्यूज़लेटर के बारे में कांग्रेस पार्टी ने अपना बताया है कि क्या उन्होंने उसमें लिखा है। लेकिन SIR जो है बिहार में वो बहुत एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और अब जो उस न्यूज़लेटर में जो बात कही गई है कि बिहार के वोट के अधिकार को बचाने की लड़ाई, इसका शीर्षक ही यही रखा गया है उस न्यूज़लेटर का। और वहाँ वोट का अधिकार ये बहुत बड़ा मुद्दा बना है, क्योंकि ये जिस तरीके से वहाँ SIR को क्रियान्वित किया जा रहा है उससे बड़ी संख्या में लोगों को मताधिकार से वंचित करने की साजिश की जा रही है। ये विपक्ष का आरोप। हाँ बिल्कुल समझिए, विपक्ष का आरोप है कि वहाँ वोट चोरी की कोशिश की जा रही है, वोट चोरी की जा रही है। राहुल गांधी ने कल भी ट्वीट किया था कि हम ये चोरी नहीं होने देंगे। असम में थे, वहां से भी उन्होंने कहा कि हम ये चोरी नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र में जिस तरीके से चोरी की, प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके कहा कि जो कुछ हो रहा है उसको देखते हुए जनता पूछ रही है क्या बिहार में वोटबंदी लागू की जा रही है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाया कि चुनाव आयोग ने जो डाटा जारी किया उसमें कैसे बता दिया कि 35 लाख लोगों के नाम कट गए हैं। और जो सूत्रों के हवाले से मीडिया में खबरें छपी चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से, उसमें भी 35 लाख का जिक्र था, 35 लाख नाम कट जाएंगे। तो ये डाटा सेम कैसे मैच कर रहा है, तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल जो है वो तो पूछे जा रहे हैं। इधर जो कानून व्यवस्था का मसला है वो तो काफ़ी ज़्यादा उठ ही रहा है समीर जी। और कानून व्यवस्था किस तरीके से बिहार में खराब है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जो पहुंचे हुए हैं बिहार में, तो कानून व्यवस्था को लेकर के भी सवाल काफ़ी ज़्यादा उठ रहे हैं। जी बिल्कुल। और RJD के सांसद सुन देते हैं मनोज झा क्या कह रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर। और जैसा बताया हमने कि पिछले 2 हफ्ते के भीतर 50 से ज्यादा लोगों के वहां पर मर्डर हुए हैं। तो मनोज झा ने उस पर एक बार फिर सवाल उठाए हैं कानून व्यवस्था को लेकर। और इस बीच मोतिहारी में, बिहार के मोतिहारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी सभा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। तो सुनेंगे क्या कह रहे हैं मनोज झा इस का बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर। कानून व्यवस्था पर बोलेंगे बिहार में आकर, उस कानून व्यवस्था पर जिसको लेकर लगातार सवालों के घेरे में है राज्य सरकार। अब मनोज झा को ये उम्मीद क्यों है, हालांकि बहुत उम्मीद उनको नहीं है, लेकिन ये पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये देखा जाएगा और महत्वपूर्ण होगा कि वो इस पर बोलते हैं नहीं बोलते हैं। नहीं बोलेंगे तब फिर उनकी नज़रों में दोष है और उनका नज़रिया किस तरीके का है ये साफ हो जाएगा। लेकिन मनोज झा ये उम्मीद कर कैसे रहे हैं ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, जो परफॉर्मेंस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में, भाषणों का, यहाँ तक कि संसद के भीतर, उसको देखते हुए ये कैसे उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, ये आशा नहीं करनी चाहिए और ये आशा ही बड़ी निरर्थक है कि प्रधानमंत्री किन्हीं सवालों के जवाब देंगे। प्रधानमंत्री सवालों के जवाब देने के लिए बने नहीं है। तो बचपन में भी सवालों के जवाब नहीं देते थे जब टीचर पूछते थे, ये बताया जाता है उनके बारे में, उनकी जो कहानियां बताई जाती हैं जो बचपन की उनकी। तो अब कैसे वो जवाब दे देंगे। 11 साल में जिस व्यक्ति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो वो व्यक्ति किस तरीके से जनता के सवालों के जवाब देगा। तो ये कोई आशा करना कि प्रधानमंत्री कोई सवालों के जवाब देंगे बहुत गलत है। और खासतौर से बिहार की जो कानून व्यवस्था है, जबकि आरोप ये लग रहे हैं समीर जी कि पूरी तरीके से बिहार के प्रशासन पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो चुका है। नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है, ये विपक्ष का आरोप है, हमारा नहीं है। जी हाँ। अब नीतीश कुमार कैसे नहीं जानते हैं, वो नीतीश कुमार जाने, लेकिन विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसको देखते हुए ये बातें हो रही हैं। तो अब प्रधानमंत्री कानून व्यवस्था पर बात करेंगे तो कैसे होगा भाई। जहाँ बीजेपी की अपनी सरकार है वहाँ कानून व्यवस्था का क्या हाल है। उत्तर प्रदेश में कितनी खराब है कानून व्यवस्था, उड़ीसा में कितनी खराब है, कल ही उड़ीसा बंद होकर चुका है, आप देख रहे हैं। तो जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, अच्छा जहाँ महाराष्ट्र की विधानसभा में वहाँ देखिए किस तरीके से उत्पात मचा रहे हैं बीजेपी और उसके समर्थक विधायक, ये सब चीजें सामने आ रही हैं। रोहित पवार तो जो है जो एनसीपी शरद पवार के नेता वो खुलकर आरोप लगा रहे हैं
कि जो जितेंद्र आभार एनसीपी शरद पवार नेता हैं उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की बीजेपी विधायकों द्वारा। तो ये इस तरीके के जो आरोप लग रहे हैं, तो इसके बाद अब अगर कोई ये आशा करे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जाएंगे और बिहार जाकर जो है वो बिहार की कानून व्यवस्था पर टिप्पणी करेंगे, तो ये आशा करना व्यर्थ है। प्रधानमंत्री ऐसा इतना नेक काम कम से कम नहीं कर सकते, इसकी आशा नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल, सवाल उठ रहे हैं वहां पर बिहार में, और लगातार वहां कानून व्यवस्था की स्थिति किस कदर बिगड़ती चली जा रही है। और सबसे जो गंभीर मुद्दा यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिल्कुल खामोश उस पर दिखाई पड़ रहे हैं। देखते हैं इस रैली के विजुअल्स को थोड़ा बड़ी स्क्रीन पर कि कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाव भाव किस तरह से है, क्योंकि पिछले 1 साल से उनके हाव भाव की भी काफी चर्चा हो रही है। अमलेंदु जी, काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। और एक बात देखने में आप ये देख रहे होंगे समीर जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तो उन्होंने बिहार की जो गमछा है वो डाला हुआ है गले में। नीतीश कुमार के गले में गमछा नहीं है, जबकि बराबर में सम्राट चौधरी वो भी भगवा गमछा डाले हुए हैं। आखिर नीतीश कुमार गमछा क्यों नहीं डाले हुए हैं? और नीतीश कुमार जो हाथ हिलाने के बजाय माथा ज्यादा खुजला रहे हैं। आप देखिए लगातार देखिए, कभी अपने छात्र सीने पे हाथ रख लेते हैं और कभी माथे पे हाथ रख लेते हैं। मतलब क्या अपना माथा पीट रहे हैं नीतीश कुमार? अब देख मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लगातार देखिए ये किस तरीके से नीतीश कुमार की भाव भंगिमा। अब ये देखिए फिर मतलब बार बार उनका हाथ जो है वो अपने माथे पर ही आ रहा है, मतलब माथा पीट रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री क्या है बगल में खड़े हुए, काहे का गमछा डाल के आ गए हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल है, क्या ये नीतीश कुमार कहना चाहते हैं? अभी तो नीतीश कुमार जाने वो क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं कहना चाहते हैं। हम तो उनकी भाव भंगिमा पढ़ रहे हैं, जो वो हाथों से कर रहे हैं वो देख रहे हैं। तो बार बार माथे पर अपना हाथ नहीं आ रहा है, तो माथे पर बार बार हाथ मुख्यमंत्री के नहीं जाना चाहिए। अब ये बेचैनी है कि सरकार जा रही है, ये बेचैनी है कि बीजेपी उनका हिस्सा नहीं दे रही है। अब ये तो नीतीश कुमार जाने क्या है, लेकिन वो जिस तरीके से बार अब दोनों हाथ उन्होंने माथे पर रख लिए जी। ये लाइव तस्वीरें जी, दोनों हाथ उन्होंने माथे पर रख लिए। तो अब ये इसका मतलब नीतीश कुमार बार बार अपना माथा पकड़ रहे हैं प्रधानमंत्री को देखकर, तो इस पर तो चर्चाएं निश्चित तौर पे होंगी। जी बिल्कुल, ये वो तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हैं मोतिहारी की, जहां पर प्रधानमंत्री की सभा चल रही है और ये वहां पर जो रोड शो है उसकी तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके साथ शामिल हैं और सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, दूसरे वाले डिप्टी सीएम नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, या हो सकता है कि वो उनको उस जो गाड़ी है वैन है उस पर जगह न मिली हो। नहीं, हो सकता है पीछे दूसरी गाड़ी से आ रहे हो या पैदल पीछे आ रहे हो। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में भी देखा था। जी हाँ, उस तरीके की, और वो भी चुनाव का ही समय था, तो ये भी हो सकता है कि इस तरीके की कुछ चीज हो रही हो। जी बिल्कुल। और इसमें क्या बिहार में पटना में क्या चल रहा है, कानून व्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री की सभा हो रही है, बावजूद इसके थोड़ी देर में हम अपने साथ जोड़ेंगे जो हमारे बिहार में पटना में मौजूद है हमारे साथी मुकुंद सिंह। लेकिन जो आपने अभी चर्चा की, और ये भी दिखाएंगे मोतिहारी में प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, उनका भाषण शायद अब से कुछ देर बाद शुरू होगा, उसको भी दर्शकों को हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा में कल जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से बीजेपी के विधायक के ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने एनसीपी के विधायक को मारने की कोशिश की है, उस पर क्या कह रहे हैं रोहित पवार, उनको सुन लेते हैं, क्योंकि बहुत ही गंभीर मसला है। आखिरी दिन था कल विधानसभा सत्र का, और विधानसभा के परिसर के भीतर वहां जो विजुअल्स आए हैं, किस तरह से मारपीट हुई है, वो बहुत हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। सुनते हैं क्या बोला है रोहित पवार ने उस कल की घटना को लेकर जो विधानसभा के परिसर के भीतर हुआ है विधानसभा परिसर के भीतर। बहुत ही हैरान करने वाली वो तस्वीरें हैं, किस तरह से एक विधायक को विधानसभा परिसर के भीतर उनकी जान लेने की कोशिश की गई है। बड़ा आरोप है, और वो विजुअल्स कल दिखाई पड़े हैं कि कैसे मारपीट वहां पर हुई है। और अभी सीधे रुख करते हैं कि मोतिहारी में प्रधानमंत्री की सभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और किस तरीके से बिहार वे कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन वो याद दिला रहे हैं कि 2005 से पहले जब वो मुख्यमंत्री बने हैं, उसके पहले बिहार की क्या हालत थी। हाँ बिल्कुल, बता रहे हैं कि बिहार की क्या हालत थी, बता रहे हैं कि कितना काम सरकार ने किया है। हाँ। सरकार का काम अपनी जगह पे समझिए, लेकिन जो हम लोग जिस पर चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे हुए हैं जी। बिहार पहुंचने के साथ ही ईडी सक्रिय हो गई, और ये कहा जाता है कि जब जब चुनाव आता है तब ईडी सक्रिय हो जाती है जी। कल ही रॉबर्ट वाड्रा जो प्रियंका गांधी के पति हैं, उनके खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है, आपराधिक चार्जशीट दाखिल की है। और आज सुबह से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे जो हैं,
उनके घर पे छापेमारी ईडी की सुबह से चल रही है जी। और बड़ी मजे की बात समीर जी ये कि भूपेश बघेल ने सुबह अपना एक कार्यक्रम जारी किया और उन्होंने लिखा कि आज के कार्यक्रम, हम कहेंगे वो अगर ट्वीट उनका दिखाया जा सके उसमें क्या वो लिख रहे हैं आज के कार्यक्रम में जी। और आज के कार्यक्रम में वो आप बताइए क्या क्या जी बिल्कुल आज के कार्यक्रम। और 18 जुलाई शुक्रवार सुबह 6:20 ईडी टीम की आवभगत और सुबह 11 बजे विधानसभा सत्र, यानी सुबह 6:20 पर ईडी की आवभगत और 11 बजे विधानसभा सत्र। और उसके बाद उन्होंने एक ये देखिए ये हम लोग दिखा रहे हैं अपने इस पे उनका भूपेश बघेल का, और उसके बाद उन्होंने एक और भी ट्वीट किया समीर जी, वो भी काफी ज्यादा दिलचस्प है भूपेश बघेल का वो ट्वीट। और भूपेश बघेल कह रहे हैं कि जितना अच्छा तोहफा जो है ये प्रधानमंत्री देते हैं उतना अच्छा कोई जन्मदिन का तोहफा नहीं दे सकता। जी बिल्कुल, ये लिख रहे हैं भूपेश बघेल की जन्मदिन का जैसा तोहफा मोदी और शाह जी देते हैं वैसा दुनिया के किसी लोकतंत्र में और कोई नहीं दे सकता। मेरे जन्मदिन पर दोनों परम आदरणीय नेताओं ने मेरे सलाहकार और 2 OSD के घर पर ईडी भेजी थी और अब मेरे बेटे चैतन्य के जन्मदिन पर मेरे घर पर ईडी की टीम छापामारी कर रही है। इन तोहफों का धन्यवाद ताउम्र याद रहेगा। आज उनके बेटे का जन्मदिन भी है। और यही नहीं, विधानसभा में आज एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उनको पूछना था, वो लगा हुआ था, जिसका जिक्र उन्होंने अपने इस ट्वीट में किया भी है कि 11 बजे वो विधानसभा सत्र में शामिल होंगे, वहां सवाल पूछेंगे। सुन लेते हैं क्या कहा है भूपेश बघेल ने इस बारे में कि जो ईडी की छापेमारी और ईडी की जो टाइमिंग होती है खास तौर पर उसको लेकर उन्होंने क्या कहा है। हाँ बिल्कुल, ईडी छापेमारी को लेकर कहा है। और जो वहाँ के कांग्रेस के विधायक हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने भी एक ट्वीट किया समीर जी, उन्होंने ट्वीट में लिखा, वो आप बता भी सकते हैं क्या लिखा उन्होंने। जी बिल्कुल, देवेंद्र यादव लिख रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आज विधानसभा सत्र के अंतिम दिन अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा उठाने वाले हैं, लेकिन साहब ने मालिक के प्रति वफादारी दिखाते हुए ईडी भेज दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी का भय दिखाकर सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाह रही है, लेकिन हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। मोदी विष्णु के इस बदलापुर की राजनीति का पुरजोर विरोध करता हूं। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ भूपेश बघेल जी के साथ खड़ी है। ये देवेंद्र यादव कांग्रेस के नेता है, उन्होंने ट्वीट किया। सुन लेते हैं भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं ईडी की छापेमारी पर और ये जो टाइमिंग है उसको लेकर। एजेंसियों का सहयोग करेंगे, लेकिन एजेंसियों की टाइमिंग किस तरह की रहती है और इसीलिए बार बार ये आरोप लगते हैं कि वो सरकार के इशारे पर विपक्षी नेताओं को परेशान करने का काम कर रही है। और पिछले 10 साल में MP MLA या राजनीतिक दलों से जुड़े 193 लोगों पर छापेमारी कर चुकी है ईडी, केस दर्ज कर चुकी है और उनमें से अब तक केवल 2 लोगों को सजा मिली है। खैर, ये जो आंकड़े हैं ये कई बार हैरान करने वाले होते हैं और इन्हीं वजहों से आरोप लगते हैं कि ईडी हो चाहे CBI हो, वो उनकी छापेमारी और उनका जो केस रजिस्टर करने का काम है वो किसके दबाव में किया जाता है। और इधर राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, जो ईडी ने चार्जशीट तैयार की है, उसको लेकर वो क्या कह रहे हैं उसको भी देखते हैं। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि मेरे जीजा जी को पिछले 10 सालों से ये सरकार परेशान कर रही है। ये ताज़ा आरोप पत्र उसी षड्यंत्र का एक और हिस्सा है। मैं रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ हूं क्योंकि उन्हें दुर्भावनापूर्ण राजनीतिक रूप से प्रेरित बदनामी और उत्पीड़न का एक और हमला झेलना पड़ रहा है। मुझे पता है कि वे सभी किसी भी तरह के उत्पीड़न का सामना करने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं और वे गरिमा के साथ ऐसा करते रहेंगे। आखिरकार सच्चाई की जीत होगी। तो ये जो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट तैयार की है ईडी ने, उस पर ये राहुल गांधी का ट्वीट आया। और राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर, ये बहुत पुराना मुद्दा है, काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन पहली बार इस तरीके से मुखर होकर राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर अमलेंदु जी बयान दिया। हाँ, तो पहली बार राहुल गांधी खुलकर बोले हैं रॉबर्ट वाड्रा के मसले पर। इससे पहले राहुल गांधी बिल्कुल खामोश थे इस मसले को लेकर। आप राहुल गांधी खुलकर बोले हैं, इसका मतलब समझिए कि अब रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा भी कांग्रेस अब बनाएगी, क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेता इस पर बात कर रहे हैं। भूपेश बघेल के साथ साथ अशोक गहलोत ने इसको किया है, पवन खेड़ा ने इसको किया है, कई लोग इसको जो है वो राहुल गांधी के स्पीच को लेकर आगे चर्चा बढ़ा रहे हैं। तो यानी अभी तक जो बीजेपी सोचती थी कि वो इस तरीके से मुद्दा बना, लेकिन वो मुद्दा नहीं बन पाएगा। और जब जब कहीं भी चुनाव आता है तब तक रॉबर्ट वाड्रा की एंट्री हो जाती है, ईडी की एंट्री हो जाती है। तो आखिर कब तक चलेगा भाई ये मामला? नक्की करो।
बिल्कुल। जेल भेजना, जेल भेजो, सजा देनी है सजा दो, फांसी देनी है फांसी दो, जो करना करो। ये कब तक आएगी? जब जब चुनाव आएगा तब ईडी आ जाएगी, रॉबर्ट वाड्रा आ जाएंगे। बिल्कुल। राहुल गांधी ने खुलकर जिस तरीके से आज पहली बार किया, मुझे लगता है कि अगर ये बातें पहले से होती और पहले से खुलकर कहा जाता, डिफेंसिव मोड में नहीं होते, तो इस तरह की चीजें नहीं होती। चूंकि ये सब जानते हैं समीर जी कि भाई जमीनों के भाव किस तरह, हम लोग खुद समीर जी एनसीआर में हैं और आप तो खुद जानते हैं मतलब सब चीजों को कि पिछले एक साल में जमीनों के भाव यही इसी एनसीआर में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ही जहां हम लोग हैं, यही 5 गुने हो चुके हैं जी। और ये सब किस तरीके से होते हैं वो भी सब जानते हैं। बिल्कुल। ये तो बहुत ही एक कह लीजिए कि दिलचस्प बात भी है कि जब चुनाव आ रहे हैं किसी जगह पर तो प्रधानमंत्री और वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं उनकी रैलियां हो रही हैं और इधर ईडी और सीबीआई की छापेमारी हो रही है विपक्षी नेताओं के यहाँ। खैर, बिहार में मोतिहारी में चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं हम आपको ले चलेंगे जब वो बोलेंगे। अभी पटना से हमारे साथ, पटना की ये कानून व्यवस्था का मुद्दा है, खास तौर से जिस तरीके से राजधानी पटना में कई घटनाएं हुई हैं और दूसरे इलाकों में भी हो रही हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीदें तो की जा रही हैं। हालांकि उम्मीदें जिस तरह से की जा रही हैं लगता नहीं कि उम्मीदों पर वो खरे उतरेंगे, लेकिन जो और वादे उन्होंने कर रखे थे, एक बार आपको याद होगा आज से जब 10 साल पहले कि 80,000 दें कि 20,000, वो वीडियो भी उनका काफ़ी वायरल हो रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि जो पहले के वादे किए गए हैं वो अब तक कितने पूरे हुए हैं। नहीं, वो पहले के वादों की बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो तो जुमले थे। ये तो हमारे जो गृह मंत्री हैं आदरणीय अमित शाह जी वो बता चुके हैं कि वो जुमले थे, तो इसके लिए तो हम लोग ऋणी हैं अमित शाह जी की। उन्होंने बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बातें करते हैं वो जुमले करते हैं। अब देखना ये कि आज कितने जुमले फेंके जाते हैं समीर जी, क्योंकि ये हमारे शब्द नहीं जुमले, ये हमारे गृहमंत्री ने बताया है कि वो जुमले प्रधानमंत्री के थे। तो ये आज कितने जुमले होते हैं इसको देखा जाएगा और पिछले जुमलों से तुलना की जाएगी कि पिछले जुमलों और आज के जुमलों में क्या है। लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने भी कुछ कहा था, लेकिन शायद हम लोग साथ चितरंजन जी जुड़ गए, पहले उनसे बात कर लिया। जी बिल्कुल, चितरंजन राय पटना से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आवाज आप सुन रहे हैं चितरंजन जी? हमें यही शिकायत चितरंजन जी ही कर रहे थे कि यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा है उस पर कोई चर्चा ही नहीं करता है। नेटवर्क यहाँ दावा करती हैं कंपनियां कि वो 5G दे रही हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ 2G का नेटवर्क भी नहीं मिलता है। खैर, कुछ जगहों पर वैसे काम कर भी रहा था, लेकिन ये बात सही है कि बहुत सारी जगहों पर नेटवर्क बड़ा कमज़ोर रहता है और इस बात को लेकर वहाँ के लोग परेशान भी रहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है और आज महत्वपूर्ण बात यह है अमलेंदु जी की उसी मोतिहारी में सभा हो रही है और उसको गांधी जी से जोड़ा जा रहा है, चंपारण आंदोलन से। पिछले दिनों गांधी जी के जो प्रपौत्र हैं तुषार गांधी, उनकी सभा हो रही थी। चितरंजन जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हुए हैं। चितरंजन जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू रखिए, जारी रखिए। तुषार गांधी के साथ वहाँ क्या हुआ था? वहाँ के एक जो मुखिया हैं या सरपंच हैं, उन्होंने तो उनको वहाँ से भागने के लिए, जाने के लिए कह दिया और कह दिया कि आप तो गांधी जी के प्रपौत्र है ही नहीं हैं, आप उनके परिवार के ही नहीं। हाँ, अब चूंकि गोडसे की बात करते तो फिर गांधी जी के परिवार के होते और ये उस राज्य में हो रहा है समझिए जिसका मुख्यमंत्री खुद को गांधीवादी और समाजवादी कहता है। ये शर्मनाक चीज है। और ये कभी अब एक ब्रेकिंग खबर, बड़ी खबर आ रही है अमलेंदु जी की, चैतन्य बघेल जो भूपेश बघेल के बेटे हैं उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। और जो अब आपको बताया ही था अभी थोड़ी देर पहले ही हमने कि वहां पर ईडी ने आज छापेमारी की है। वहां छत्तीसगढ़ में जब सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, उस समय एक आबकारी घोटाले में के मामले में ये केस दर्ज किया है ईडी ने। उसी मामले में छापेमारी हो रही थी और चैतन्य बघेल को गिरफ्तार करने की खबर आ रही है। और क्या इस पर जानकारी है हम आपको जुटाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। लेकिन बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया है ईडी ने। और यही बात अभी कही थी भूपेश बघेल को जब हमने सुना था कि चैतन्य बघेल का आज बर्थडे है और उस पर किस तरीके का उनको एक बर्थडे गिफ्ट दिया गया है। लेकिन अब और बड़ा बर्थडे गिफ्ट, अगर बर्थडे गिफ्ट इसको समझते हैं तो और भी बड़ा बर्थडे गिफ्ट है कि भिलाई में उनके घर से गिरफ्तार किया गया है चैतन्य बघेल को।
हाँ बिल्कुल समीर जी, ये बताया जा रहा है कि चैतन्य बघेल को उनके घर से गिरफ्तार किया गया है। अभी हालांकि इसकी पूरी पुष्टि नहीं है, पहले अभी ब्रेकिंग है, ये जैसे जैसे डेवलप होगी इसको हम लोग बताएंगे कि क्या क्या आया है, गिरफ्तारी हुई है या पूछताछ के लिए ले गए हैं, तो अभी ये जब आता है। लेकिन अभी जो ब्रेकिंग खबर आ रही है वो यही आ रही है कि उनको शायद गिरफ्तार कर लिया है कि नहीं, चूंकि खबरें पकती हैं तब तक जो होता है वो हम लोग बता रहे हैं इसको लेकर। लेकिन भूपेश बघेल ने एक बात बहुत साफ तौर पर समीर जी कही थी, और ये कहा था भूपेश बघेल ने कि ये जिस तरीके से ईडी के किया गया, और जो देवेंद्र यादव का भी हम लोगों ने आपने बताया ट्वीट पढ़ के, जो वहाँ के विधायक हैं कि वो अडानी के खिलाफ आज उनको विधानसभा में पूछा था। 5 दिन का सत्र हुआ समीर जी, और आज आखिरी दिन है सत्र का वहाँ की विधानसभा का, और उसमें अडानी को जो जंगल काटने के लिए दिया जा रहा है उसको लेकर भूपेश बघेल ने सवाल लगाया हुआ था। तो भूपेश बघेल अडानी पर सवाल ना पूछ पाए, और बीजेपी सरकार जो है वो वहाँ अडानी की जो सेवा कर रही है उसको लेकर वो कुछ ना कर पाए, तो इसको लेकर अब ये चीजें की जा रही हैं, इसको लेकर ये समझा सकता है इस तरीके के आरोप जो है वो लग रहे हैं समीर जी। जी बिल्कुल, कि ईडी और ये जांच एजेंसियां किस तरीके से विपक्षी नेताओं के यहाँ काम करती हैं, छापेमारी करती हैं, केस दर्ज करती हैं, और आखिरकार उस केस में निकलता कुछ नहीं है। क्योंकि इसका जो उदाहरण है वो ये है कि पिछले 10 साल में एमपी एमएलएस को अगर ले लिया जाए, बड़े पदों पर बैठे हुए जो राजनीतिक व्यक्ति हैं उनको ले लिया जाए, तो कम से लगभग 200 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, 193 लोगों के खिलाफ। लेकिन अब तक सिर्फ 2 लोगों को ईडी सजा दिला पाई है, यानी इसका जो एक कन्विक्शन रेट है बहुत ही कम है। लेकिन इनके जरिए लंबे समय तक मुकदमों को खींचती है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल का मामला हो, मनीष सिसोदिया का हो, सत्येंद्र जैन का हो, चाहे हेमंत सोरेन का हो, कई सारे नेताओं के मामले हैं। अब उसमें भूपेश बघेल भी हैं, और आज उनके यहाँ छापेमारी हो रही है, जब उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उनको पूछना था विधानसभा में। आज ही विधानसभा का आखिरी सत्र है, महज 5 दिनों का सत्र अमलेंदु जी, और उसमें जब वहां पर नेता प्रतिपक्ष सवाल पूछ रहे हैं तो उनके यहाँ छापेमारी हो रही है। ये टाइमिंग बहुत हैरान करने वाली है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली है ये टाइमिंग, और इस टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रमोद तिवारी जो है समीर जी, एक तो जो कांग्रेस के उपनेता है राज्यसभा में, उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा वाले मसले पर अपनी बात रखी है जी, उसको भी हम लोग सुनेंगे कि वो प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं। और भूपेश बघेल पे भी उन्होंने बात की है, लेकिन चूंकि भूपेश बघेल पे उनकी बात थोड़ा पहले की आ गई है, अब तो इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, तो रॉबर्ट वाड्रा के मसले पर जो कहा है प्रमोद तिवारी ने, उसको हम लोग सुन सकते हैं। तो सुनते हैं प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं। और ये आरोप लग रहे हैं, बार बार लगते हैं कि किस तरह से विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए जानबूझकर केंद्र सरकार के इशारे पर जांच एजेंसियां काम करती हैं। सुनते हैं प्रमोद तिवारी को क्या कहते हैं। है कि कितने मुकदमे दर्ज होते हैं, लेकिन आखिरकार वो अदालत में सारे के सारे खारिज हो जाते हैं। केवल इतने मामले 10 साल में दर्ज किए गए और 2 लोगों को केवल सजा हुई है। वही बात प्रमोद तिवारी कह रहे हैं, और उम्मीद जता रहे हैं कि अदालत में ये मुकदमा भी वैसे ही खारिज हो जाएगा। खैर, रुक करते हैं एक बार मोतिहारी का, बिहार में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बता रहे हैं, और एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि वादों की झड़ी लगाने की कोशिश और बड़े सब्जबाग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ, बड़े सब्जबाग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बात प्रधानमंत्री बड़ी ईमानदारी के साथ स्वीकार कर रहे हैं जी, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले गुरुग्राम में रोजगार के अवसर थे, बता रहे हैं। गुरुग्राम की तरह गया में भी अवसर हों, बता रहे हैं कि पुणे की तरह में औद्योगिकरण, तो उसमें पटना में उस तरह के अवसर हों, बता रहे हैं प्रधानमंत्री। और बेंगलुरु की तरह जो है वो बीरभूम में हो, ये सब बता रहे हैं। लेकिन गुजरात मॉडल की चर्चा नहीं की उन्होंने। नहीं कहा, सूरत की कहा ना। हाँ, सूरत की, सूरत की तरह संथाल परगना में हो, कहा सूरत की भी चर्चा, सूरत की। हाँ, तो वो भी वहाँ पहले हो चुका है विकास। तो सब बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकारें पहले जो थी वो क्या क्या काम कर चुकी हैं, और क्या क्या काम जो होने चाहिए, जो नरेंद्र मोदी अभी तक नहीं कर पाए, वो करेंगे। ये प्रधानमंत्री कहते हुए सुने जा रहे हैं। लेकिन एक बड़े मजे की बात है समीर जी, अभी हम लोगों को मुश्किल से 15 या 20 मिनट हुआ होगा जब हम लोग देख रहे थे प्रधानमंत्री रोड शो में थे। उस समय गले में गमछा दूसरा था, लेकिन अब 15 मिनट बाद प्रधानमंत्री जब मंच पर बोलने के लिए आते तो गले में गमछा बदल गया है। ये इतनी जल्दी कपड़े जो बदलने की जो है, तो इसीलिए प्रधानमंत्री सब परिधान मंत्री जो बिल्कुल आप दूसरी सभा में देखेंगे पूरा कपड़ा बदला रहेगा। तो आखिर इतना समय और ये कहाँ व्यवस्था होती है कि प्रधानमंत्री को कपड़ा बदलने की भी इतनी जो है फुर्सत मिल जाती है। हम लोग दफ्तर आते समय यहाँ दफ्तर में आके जो घर पहुँचने के बाद इतनी फुर्सत नहीं होती कि कपड़ा बदलने लाइव करना होता है।
यहाँ वो तो है। हम यहाँ तो कपड़े बदलने के चक्कर में आपको याद होगा कि गृह मंत्री की कुर्सी चली गई थी, इस्तीफा देना पड़ गया था शिवराज पाटिल को। और यहाँ प्रधानमंत्री हमारा जो है दिन में मतलब 15-15 मिनट में कपड़े बदल रहा है, तो इतनी फुर्सत कहाँ से आती है? जो 18 घंटे काम देश का कब होता है, कपड़े बदलने में सारा समय चला जाता है। बिल्कुल। और यहाँ उम्मीद लोगों को है, अभी प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा है, कि क्या वो बिहार की कानून व्यवस्था पर भी बात करेंगे, और ये सारी चीजें हो जाएंगी। बढ़ रहा है, लेकिन 20 साल से तो नीतीश कुमार बता रहे थे उन्हीं की और उन्हीं की गठबंधन की सरकार है। कुछ एक साल अगर छोड़ दिया जाए, जब नीतीश कुमार ने अपना गठबंधन बदला था 17 महीने से। जी हाँ, 17 महीने। तो ये 20 साल से वहां कुछ नहीं हुआ, और 11 साल से तो डबल इंजन की भी सरकार है। तो आखिर वो दिन कब आएगा कि पटना पुणे बन जाएगा, गया गुरुग्राम बन जाएगा, और जितने नाम गिना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये सब चीजें बिहार के लोगों को देखने को कब मिलेंगी? हाँ, बिल्कुल सही बात है कि बिहार के लोगों को देखने को कब मिलेगी। और ये बता रहे हैं बिहार के लोगों को, अब ये कहाँ आके बता रहे हैं बिहार में कि पुणे कैसा हो जाए और कैसा नहीं जाए। बिहार के लोगों को मालूम है, सब जातीय पलायन हो रहा है बिहार में जी, तो ये लोगों को मालूम है। लेकिन सवाल ये है कि जब 20 साल से आप ही की सरकार है वहाँ, और 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, तो अब तक आपने 20 और 11 सालों में क्या किया मोदी जी? आपकी पार्टी ने क्या किया? ये बिहार के लोग सवाल पूछेंगे। विपक्ष तो पूछ ही रहा है, लेकिन आम जनता भी सवाल पूछेगी निश्चित तौर पे, और सवाल उठ भी रहे हैं इसके। बिल्कुल सवाल उठ रहे हैं। और एक बार फिर सुनते हैं प्रधानमंत्री क्या बिहार की कानून व्यवस्था की भी चर्चा कर रहे हैं, या फिर प्रधानमंत्री अब एक बार फिर जब वो नीतीश कुमार के साथ है मंच पर, तो क्या नीतीश कुमार जो बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार एनडीए की ओर से घोषित किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, क्या वो घोषणा करने वाले हैं? सुन लेते हैं। सारी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि क्या क्या उन्होंने किया है, लेकिन इन सब के बावजूद उनकी जो अभिलाषा है कि पटना पुणे बन जाए, गया गुरुग्राम बन जाए, और ये सारी चीज़ें अभी तक नहीं हो पाई हैं। यानी अभी वो केवल वहाँ लोगों को घर दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, अभी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। 20 साल से राज्य में गठबंधन की सरकार है, और 11 साल से केंद्र में भी गठबंधन की सरकार। हाँ, बिल्कुल समझिए, 11 साल से गठबंधन की सरकार जो है वो केंद्र में है, और 20 साल से बिहार में है, और बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सरकार में शामिल है। और ज्यादा विधायक बीजेपी के ही रहते हैं, मंत्री भी ज्यादा बीजेपी के रहते हैं। और ये जिस बिहार में आए, समझिए विपक्ष सवाल उठा रहा है कि बिहार का ही एक मंत्री जो बीजेपी का है, उसको राजस्थान में नकली दवाएं बनाने के लिए सजा हुई है जी, उसकी कंपनी को। तो ये अब बिहार विपक्ष इस पर सवाल पूछा है। प्रधानमंत्री सारे मसलों पर खामोश हो, बता रहे हैं कि जो बीरभूम है वो बेंगलुरु बन जाए, और पटना जो पुणे बन जाए। ये प्रधानमंत्री बता रहे हैं। अच्छी बात है, स्वीकार कर रहे हैं कि पहले की सरकारों ने काम किया, और 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कोई काम नहीं कर पाई। जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हैं। और वहाँ पर बिहार के लोगों को उन्होंने क्या क्या बिहार के लोगों को दिया है, ये सारी बातें बता रहे हैं, और आगे क्या करने वाले हैं वो भी बता रहे हैं। यहाँ बनारस की तस्वीरें रोज लोग बरसात में ट्वीट करते हैं कि ये क्योटो बन गया, क्योंकि उसके लिए वादा किया गया था कि हम बनारस को क्योटो बना देंगे। खैर, यहाँ पर जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि बिहार में किस तरह से कानून व्यवस्था गिरी हुई है, वो प्रधानमंत्री के भाषणों से भी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाषणों से भी उसकी चिंता कहीं से दिखाई नहीं पड़ रही है। और इधर बीच एक और अमलेंदु जी जो आप अभी जिक्र कर रहे थे कि प्रियंक खरगे ने कोई ट्वीट किया है, उसको भी हम लोग देखेंगे। बड़ा दिलचस्प ट्वीट है वो। हाँ, वो बड़ा दिलचस्प ट्वीट ये समझ लीजिए कि एक दिल्ली के मंत्री हैं प्रवेश साहिब सिंह जी, उनके दफ्तर में बंदर घुस गए। मंत्री जी ने खुद उसको ट्वीट किया, और ट्वीट करके मंत्री जी ने लिखा, वो आप देखिए बता सकते हैं, वो वीडियो भी हम लोग दिखवा सकते हैं, वो भी दिखवाएंगे। और लिखा उन्होंने कि जय बजरंगबली, ये देखिए जी, जय बजरंगबली, आज मेरे मंत्रालय में बानर रूप में स्वयं प्रभु पधारे, जिससे पूरे कार्यालय में ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार हुआ। इस पर प्रियंक खड़गे ने जो है उसको रिपोस्ट करते हुए टिप्पणी की, वो आप बताइए। जी बिल्कुल, प्रियंक खड़गे लिख रहे हैं कि ये है हमारा जो राजनीतिक लोगों का क्लास की वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अंग्रेजी में उन्होंने ट्वीट किया है, दिस इज व्हाट आवर पॉलिटिकल क्लास हैज बीन रिड्यूस्ड टू। थैंक यू मोदी जी, और मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। प्रवेश साहिब सिंह काफ़ी करीबी बताए जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, और पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे। हाँ बिल्कुल, साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, और दावेदार थे मुख्यमंत्री पद के, और आखिर समय तक चल रहा था कि वही बनेंगे मुख्यमंत्री, और लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन मजबूत मंत्री हैं। जी हाँ। और
अच्छे मतलब कद्दावर नेता हैं बीजेपी के जी। तो वो बता रहे हैं कि प्रभु जो है उनके दफ्तर में विराजमान हो गए। तो अब इसी को लेकर प्रियंक खड़गे थी जो है वो जो ट्वीट किया है। और अब खैर ये चीजें हैं, लेकिन जिस तरह से बिहार की राजनीति और वहां पर बिहार में कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा और उसमें कानून व्यवस्था की कोई चर्चा न करना, वो और भी ज्यादा सवालों के घेरे में दिखाई पड़ रही है। लेकिन विपक्षी नेताओं के यहाँ ईडी की छापेमारी जारी है और समय देखकर होती रहती है। आज की जो ताज़ा खबर है वो ये है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर उनके यहाँ छापेमारी की गई। उनके बेटे को ईडी ने गिरफ्तार किया है, जो खबरें आ रही हैं। और आज ही भूपेश बघेल को अडानी को दी गई जमीन, वो जमीन जहां पर हजारों की संख्या में पेड़ काटे जाने हैं, उस पर उनको सवाल पूछना था।